नमस्कार दोस्तों। एनजीओ जानकारी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। माफी चाहती हूँ, पिछले 2 हफ्ते से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ व्यस्तताएं थी। परंतु मैं आज फिर आपके सामने हूँ एक नया वीडियो लेके। तो आज का वीडियो जो है वो है CSR 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। दोस्तों, आपने सुना होगा, आप कहीं पर भी जब अप्लाई करते होंगे, ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट और एनजीओज और सेक्शन 8 या ट्रस्ट के लिए है ये वीडियो। तो जब कोई भी एनजीओ, सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट वगैरह जब कोई ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहता है, चाहे वो सरकारी ग्रांट हो, चाहे वो जो किसी अदर कोई ग्रांट्स हो, या कोई बाहर की नेशनल या इंटरनेशनल ग्रांट हो, तो उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है कि CSR 1 रजिस्ट्रेशन। तो ये CSR 1 रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके विषय में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो CSR रजिस्ट्रेशन, इसका पूरा नाम जो है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये CSR 1 रजिस्ट्रेशन के नाम से होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रेशन। ये एक फॉर्म होता है बेसिकली, जिसे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक ये सरकारी रजिस्ट्रेशन है, सरकार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और ये जो फॉर्म है, मैंने फिर बताया, एनजीओज और अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भरती हैं। और जब उनके पास ये रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता है, तो यह जो है वो CSR कंपनीज के माध्यम से, कंपनीज के द्वारा या CSR के माध्यम से, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनके लिए, उनसे फंड लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में कहूंगी कि कई कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसका शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि उसको कुछ अपना फंड जो है वो एनजीओ को डोनेशन में देना होता है। तो जो उस डोनेशन को प्राप्त करने के लिए CSR 1 रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। मैं बहुत डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगी कि कंपनीज का क्या नेटवर्थ होना चाहिए, क्या होना चाहिए जब वो एलिजिबल होती है पेमेंट देने के लिए। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि CSR 1 क्या है, इसके फायदे क्या, मैं आप क्या है आपको बता चुकी हूँ, इसके फायदे क्या हैं, भारत में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो CSR फंड प्रोवाइड कर रही हैं, कंपनीज की एलिजिबिलिटीज क्या हैं, आपके फायदे। तो ये सारी चीजें हम डिटेल्स में इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि आपको पता चले कि CSR रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, अर्थात ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसको प्राप्त करने के लिए एक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है। और वो जो नंबर होता है वो, और रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है, वो आपको कब जब फंड आप लेना चाहेंगे, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन लगाना पड़ता है। और इसके तहत फिर आपको ग्रांट प्राप्त होती है। तो इसके फायदे क्या क्या होते हैं, अभी एक मोटा मोटा मैंने फायदा बता दिया है कि आपको किसी भी CSR कंपनी से फंड प्राप्त करने की पात्रता हो जाती है, मतलब आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी CSR कंपनी से फंड लेने के लिए। दूसरा, ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, अर्थात अगेन ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी रहती है। इसका मतलब ये है कि आप लीगल परिवेश में काम कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीगल है और मान्य है, इसलिए ये एक सरकारी मान्यता हमको प्राप्त हो जाती है। दूसरा, जब हमारे पास CSR रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो हमें कई तरह की फंडिंग्स प्राप्त करने की के रास्ते खुल जाते हैं। मतलब हम CSR कंपनी से तो लेते ही लेते हैं, जब हम कोई नेशनल और इंटरनेशनल ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे मांगते हैं कि आपके पास CSR रजिस्ट्रेशन है क्या। तो ये तो चीज है ही। कई अलग तरह की ग्रांट्स होती है जिसमें आपको माना मांगा जाता है कि आपके पास CSR रजिस्ट्रेशन है। तो आपके कई सारे चीजें जो है वो रास्ते ओपन हो जाते हैं फंड लेने के लिए। कई डोनेशंस के लिए किसी को देना होता है, तो कई लोग होते हैं जो डोनेशन देने के नाम पे वो देखना चाहते हैं कि आपके पास CSR है कि नहीं। अगेन, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर होते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी के लिए देखते हैं, फॉर अपने एक सेटिस्फेक्शन के लिए। एक और, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहते हो। तो कोई भी व्यक्ति जिसके लिए, जहां पर आप ग्रांट के लिए अप्लाई करते हो, वो अगर आपके बारे में देखना चाहे तो वो देख सकता है कि आप उस पोर्टल पर, गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर हो और आप लीगल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये इसके फायदे होते हैं। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं इंडिया में। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ।
इंडिया में ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सीएसआर फंड प्रोवाइड करती हैं? तो कुछ विशेष 8-10 कंपनियों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन ये मेजर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फंड प्रोवाइड करती हैं, जिनके टर्नओवर बहुत ज्यादा है। तो टाटा ग्रुप आपने सुना होगा, टाटा ट्रस्ट है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो टाटा का ग्रुप है वो फंड प्रोवाइड करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अंबानी की कंपनी है। आईटीसी, इंफोसिस फाउंडेशन, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, आदित्य बिरला ग्रुप, ओएनसीजी, एनटीपीसी, गेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एलएनटी, वेदांता हॉस्पिटल, इसके अलावा एसबीआई बैंक भी प्रोवाइड करता है। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन से जो देती है। अगर आप इनके बारे में डिटेल्स में जानना चाहें तो आप बाद में इस वीडियो को दोबारा सुन के और सारी कंपनीज के नाम नोट कर सकते हैं, और फिर आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनीज जो है वो सीएसआर के किस सेक्टर में आपको फंड प्रोवाइड करती हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यदि आप एजुकेशन में काम करते हैं, हेल्थ में काम करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कंपनी हर क्षेत्र में पैसा प्रोवाइड करेगी। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हेल्थ में पैसा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रोड सेफ्टी में ही प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं फंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्फन पीपल के लिए या बच्चों के लिए देते हैं, ओल्ड एज होम के लिए देते हैं। तो सबके अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, सबके अलग अलग एक इच्छाएं भी होती हैं। जैसे मेरा मन है कि मुझे हेल्थ में काम करना है, तो एक अपने अपने काम करने का इंटरेस्ट होता है। तो हर कंपनीज जो है वो अलग अलग तरीके से फंड प्रोवाइड करती है। तो आप बाद में इस वीडियो को सुन के उन कंपनीज के नाम जो मैंने लिए हैं वो आप नोट करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि किस सेक्टर में फंड प्रोवाइड करती हैं। तो इसके अलावा और भी हैं, एचसीएल फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन। इन लोगों ने अपने अपने फाउंडेशंस भी बना के रखे हैं जिसके माध्यम से भी ये पैसा देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सीएसआर कंपनीज प्रोवाइड क्यों करेगी? भाई मेरी कंपनी है, मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं चाहे कितना भी पैसा कमाऊं, मैं अपना पैसा क्यों दान करूं? लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखिए एनजीओज बनाए इसलिए जाते हैं और एनजीओ काम इसलिए करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में कई ऐसी चीजें होती हैं जो न गवर्नमेंट लेवल पे की जा सकती है, न प्राइवेट लेवल पे की जा सकती है, लेकिन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसे लोग आगे आके काम करते हैं जो समाज सेवक होते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि जब ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग कब तक अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। तो उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। जैसे 12A एटीजी रजिस्ट्रेशन किया, उसमें लोग डोनेशन दे सकते हैं। 12A में जो डोनेशन आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा। एटीजी में जो डोनेशन देगा उसको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से CSR 1 जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया है कि जो कंपनियां, जिनकी नेट वर्थ, वो कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनी जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे अधिक है, कम से कम 500 करोड़ या उससे अधिक है, और उनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक है, वार्षिक टर्नओवर, ठीक है। वार्षिक टर्नओवर अगेन, जो कंपनियां जिनका 5 करोड़ का नेट वर्थ है, वार्षिक टर्नओवर जिनका 1000 करोड़ का या उससे अधिक का है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे अधिक प्रतिवर्ष या किसी भी वित्तीय वर्ष में। जरूरी नहीं कि हर साल हो ही हो, कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी फायदा भी हो सकता है, लेकिन किसी भी वर्ष में यदि उनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे अधिक है, तो उसको 2% जो है वो एनजीओस को डोनेशन या फंड देना पड़ेगा। उसको अपने प्रॉफिट में से 2%, प्रॉफिट में से बोल रही हूँ, प्रॉफिट में से 2% जो है वो एनजीओ को डोनेशन देना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों देना पड़ेगा? नहीं देना, हमारी इच्छा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेनाल्टी का प्रावधान रखा। आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। यदि आप अ, आपका जो मैंने आपको अभी बताया है कि नेटवर्थ इतनी है, टर्नओवर इतना है और नेट प्रॉफिट इतना है, 5 करोड़, यदि आप फंड नहीं देते हैं तो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार उसको पेनाल्टी लग जाती है कंपनी को, और 1 लाख से लेके 25 लाख तक का जुर्माना लग जाता है। और कई बार ये जो है वो जो व्यक्ति है, संबंधित अधिकारी जो है, वो अगर ये चीज नहीं करता, मतलब कंपनी को तो जुर्माना लगता ही है 25 लाख तक का,
अगर कोई व्यक्ति अगर ये चीज नहीं मानता, जैसे सपोज मुझे एक अधिकारी नियुक्त किया है कि आपको सीएसआर अधिकारी और आपको ये चीज करनी है, अगर वो नहीं करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाती है, और जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसको कारावास भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनीज को तो पैसा देना ही देना है। अब आप ले सकते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप फंड कब ले सकते हैं? जब आपके पास CSR 1 रजिस्ट्रेशन है, तो आप इन कंपनियों से पैसा ले सकते हैं। तो अब सबसे जरूरी बात कि कौन है जो CSR 1 रजिस्ट्रेशन ले सकता है और उसके लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज या एनपीओज 3 सेक्शंस में रजिस्टर होते हैं। एक फर्म्स एंड सोसाइटी के तहत, दूसरा ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, और जो न्यास होता है, और तीसरा जो होता है वो सेक्शन 8 कंपनी होती है। इन 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो CSR 1 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होती है। इसमें उनको एनजीओ का पंजीकरण, बायलॉज, पैन कार्ड, बायलॉज मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा 12 ANATG का प्रमाण पत्र, और जो मेन 3 मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी, इन तीनों के केवाईसीज मतलब आधार, पेन, इनका नेम, डेजिग्नेशंस, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये पूरी इंफॉर्मेशन उसमें लगती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक डिजिटल सिग्नेचर लगता है। तो आप जिसको भी ऑथोराइज करेंगे, आइदर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर, तीनों में से एक का डिजिटल सिग्नेचर बनता है, और वो उस डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से CSR 1 जो है वो फॉर्म फाइल किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो CSR 1 रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी संस्था को एक बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, जहां पर उनको बहुत अच्छा फंड मिल सकता है, और वो अपने देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए वास्तव में इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। माफी चाहती हूँ पिछले 2 हफ्ते वीडियो नहीं आए, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आने वाले समय में आपको रेगुलर लेवल पे वीडियोस मिलेंगे और नई नई जानकारी भी मिलेगी। तो अपनी दोस्त संगीता पाठक, एनजीओ दोस्त को विदा दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।